हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मनदीप एजुकेशन एकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो क्लास 12th टर्म 2 की फिजिक्स की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं। रे ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर चल रहा है और आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। अभी तक आपको रिफ्रैक्शन के बारे में जो भी पढ़ाया, तो रिफ्रैक्शन जिस सरफेस पे हो रही थी वो प्लेन सरफेस था, फ्लैट सरफेस था। एक मीडियम से लाइट आती थी, फ्लैट सरफेस को हिट करती थी और दूसरे मीडियम में चली जाती थी। अब हम देखना चाहते हैं कि अगर ये सरफेस फ्लैट होने की बजाय स्फेरिकल हो तो रिफ्रैक्शन कैसे होगी, क्या उसके फॉर्मूले होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस का, विच इज अ रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, जो सराउंडिंग मीडियम है, और जो हमारा स्फेरिकल सरफेस का मीडियम है, ग्लास वगैरह कुछ भी, वो उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, ये स्फेरिकल सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो और क्लियर बात समझ में आएगी। तो ये हमारे पास एक स्फेरिकल सरफेस है। इस स्फेरिकल सरफेस का मतलब ये नहीं होता कि पूरा स्फीयर होना जरूरी है। स्फेरिकल सरफेस का मतलब ये है कि अगर कुछ पार्ट भी उसका स्फेरिकल हो, जो एक बहुत बड़े स्फीयर का पार्ट हम मान सकते हैं। ये सरफेस है हमारा, ये स्फेरिकल है और ये गोला पूरा बनाओ, है ना, तो ये एक बड़े से स्फीयर का पार्ट निकलेगा। तो इस स्फेरिकल सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो फाइनल रिजल्ट निकलेगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है O। यूजुअली तो हम रे डायग्राम्स में ऑब्जेक्ट ऐसे दिखाते हैं ना, ऐसे, बट यहां पे हम ऑब्जेक्ट लेंगे कैसा, पॉइंट साइज्ड लेंगे। ऑब्जेक्ट कैसा लेंगे, पॉइंट साइज्ड लेंगे। पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट इसलिए लेंगे ताकि डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट हमारा थोड़ा डायग्राम भी सिंप्लीफाई हो सके। अगर आप इसमें ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम बनेगा। तो इससे ये रे आती है, ये रे यहां पे आई और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो। ये नॉर्मल है और ये रे का एक्चुअल पाथ था और अब ये रे ऐसे जा रही थी। ये एयर है, ये ग्लास है मान लो, तो रेयरर टू डेंसर जा रही है तो बेंडिंग होगी टुवर्ड्स नॉर्मल। अब टुवर्ड्स नॉर्मल तो दो तरीके से बेंड हो सकती है ये रे। एक तो ये ऐसे भी बेंड हो सकती है टुवर्ड्स नॉर्मल की, ये यहां पे मिल जाए कहीं पर आके, है ना। दूसरा, ये अगर हल्की सी ऐसे बेंड होती है टुवर्ड्स नॉर्मल तो तब भी हुई, तो फिर ये इधर कहीं मीट नहीं करेगी, है ना, ये उधर चली जाएगी। तो कैसे भी बन सकती है। अगर ये बहुत ही ज्यादा, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बहुत ज्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो ये काफी मोड़ देगा इसको। और ये रे थोड़ा दूर में बना देता हूं ताकि डायग्राम देखने में, समझने में आपको आसानी हो। ये ऐसे मुड़ जाएगी, यहां पर आकर मीट करेगी। तो ये रे हमारी एक तो ऐसे आई, दूसरी रे ऐसे है, मान लेते हैं, विच इज गोइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। भाई ये ऑब्जेक्ट है तो इससे बहुत सारी रेज निकलेंगी। तो एक रे तो हमने ये बना दी और दूसरी रे ये बना दी, विच इज गोइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये इस स्फेरिकल सरफेस पे परपेंडिकुलरली फॉल करेगी तो सीधी चली जाएगी। और ये दोनों रेज कहां मिल रही हैं आके, ये दोनों रेज यहां मिल रही हैं आके। एक केस ये भी हो सकता था, एक बार मैं फिर बता रहा हूं आपको, यहां पर तो ये दोनों रेज एक्चुअली मिल रही हैं आके, है ना। ये यहां से गई ऐसे बेंड होके यहां पे आई और ये सीधी सीधी यहां पे गई, तो ये दोनों रेज एक्चुअली यहां पे मीट कर रही हैं। तो यहां पे बनेगी रियल इमेज, क्योंकि रेज यहां एक्चुअली मीट कर रही हैं। लेकिन ऐसा हो सकता था कि ये इसको सिर्फ इतना ही बेंड करता, इतना, तो ये तो ऐसे जाती, तो ये इस वाली रे से कभी मीट ही ना करती। उस केस में इसको हम आगे इधर बढ़ाते तो यहां मीट करती हुई दिखाई देती कहीं पे और वर्चुअल इमेज बनती। तो कैसी भी इमेज बन सकती है, उससे हमारे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिलहाल ये हम मान लेते हैं कि ये इतनी बेंड करी है और रे यहां पे मीट करी है ना। तो यहां से अगर कोई देख रहा है, यहां से अगर कोई देख रहा है ये, तो उसे लगेगा ये रे जो इसकी आंखों पे आ रही हैं दो, वो यहां मीट कर रही हैं, तो इसको इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो यहां दिखाई दे। ठीक, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये जो मीडियम है हमारा बिल्कुल कंटिन्यूएशन में है। ये जो दूसरा मीडियम है कंटिन्यूएशन में, ऐसा नहीं है कि यहां पे ये मीडियम खत्म हो गया दोबारा एयर आ गई, नहीं, कंटिन्यूएशन में है। तो ये जो इमेज बन रही है इस मीडियम के अंदर ही कहीं पर बन रही है। ठीक, तो
अच्छा ये नॉर्मल है हमारा, ये वाली जो लाइन है, ये समझ रहे हो ना आप, ये जो सीधी लाइन ये जा रही है, ये नॉर्मल है। और नॉर्मल कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। ये जो सरफेस है, ये बड़ा सा हमने स्फीयर कंप्लीट किया, तो इस स्फीयर का सेंटर ये होगा। हमें कैसे पता है कि नॉर्मल यहां से पास होगा? बिकॉज हमने मैथ्स पढ़ा हुआ 9th 10th में कि जो भी, जैसे यहां पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया और यहां पे जो नॉर्मल मैं बनाऊंगा, टेंजेंट और रेडियस हमेशा क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो टेंजेंट पे जो लाइन परपेंडिकुलर होती है वो हमेशा रेडियस होती है, यानी सेंटर से पास होती है। तो ये नॉर्मल है। नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है, तो हमेशा कहां से पास होगी? सेंटर से पास होगी। तो ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया सी। ठीक है, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये है हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। मार्क कर लेते हैं ना। अच्छा, इस वाले एंगल को सपोज हम अल्फा ले लें, ये जो इमेज वाली रे है इसको बीटा ले लें, और ये सी वाले का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली जो लाइन है इसका गामा ले लें हम, ये वाला एंगल। ठीक है, तो हम क्या डिराइव कर रहे हैं, एक बार मैं फिर बता देता हूं। हम एक रिलेशन डिराइव कर रहे हैं सराउंडिंग मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1, इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ2, रेडियस ऑफ कर्वेचर r, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये पोल है ना, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इमेज डिस्टेंस v के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, फिर इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा। ठीक, सो ये u हो गया, ये v हो गया, r इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि ये r, ये 3 और 4 5, इन पांचों वेरिएबल्स के बीच में हम रिलेशन निकालने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। इन पॉइंट्स को भी कुछ नाम दे दो। सपोज ये पॉइंट है m, यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, और ये पॉइंट हो गया n, ऐसे। तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज साइन i बाय साइन r, जानते हो आप। म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 यानी μ2 बाय μ1 is sin i by sin r, which gives μ2 sin r equal to μ1 sin i, μ2 sin r equal to μ1 sin i। ठीक है, समझ आ रहा है? अच्छा, फॉर स्मॉल एंगल्स आप जानते हो, फॉर स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल्स के लिए, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो अगर हम मान लें कि ये एंगल स्मॉल है, तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं μ2r इक्वल टू μ1i। अच्छा, इसको ले लो 1। अब देखो, मैथ्स में आपने पढ़ा है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम होता है। जैसे ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, इस वाले ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल है वो गामा है ना, और वो गामा सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स यानी r और बीटा का सम होगा। सो दिस गामा इज r प्लस बीटा, विच गिव्स r इक्वल टू गामा माइनस बीटा। r की वैल्यू हो गई गामा माइनस बीटा। इसी तरीके से ट्राइंगल MOC में एक्सटीरियर एंगल है I, जो कि सामने वाले दो इंटीरियर एंगल्स का सम है अल्फा और गामा का। तो I इज अल्फा प्लस गामा। तो R की वैल्यू हो गई गामा माइनस बीटा, I की वैल्यू हो गई अल्फा प्लस गामा। यहां पे जरा पुट करें μ2 इंटू R, R इज गामा माइनस बीटा इक्वल टू μ1 इंटू I इज अल्फा प्लस गामा, मल्टीप्लाई करें μ2 गामा माइनस μ2 बीटा इक्वल टू μ1 अल्फा प्लस μ1 गामा। अच्छा, अगर ये एंगल स्मॉल है, स्मॉल एंगल्स के लिए साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं, बट टैन थीटा और थीटा भी तो बराबर होते हैं। कई बार आपको बता चुका हूं पहले भी, टैन थीटा की वैल्यू, छोटा एंगल अगर हो जैसे टैन 1 डिग्री, टैन 2 डिग्री, तो टैन थीटा की जो भी वैल्यू आएगी इन एंगल्स पे, और जैसे टैन 1 डिग्री जो वैल्यू आ गई, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे यानी स्टैंडर्ड यूनिट्स में, तो भी वही वैल्यू आएगी। तो हम बोलते हैं छोटे एंगल्स के लिए साइन थीटा और थीटा बराबर होते हैं और टैन थीटा और थीटा भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये छोटे एंगल्स है क्योंकि, तो हम इसकी जगह टैन लिख दें,
तो साइन हटाना है, tan लगाना है, बट एक ये चेंज कर लेना यहां पे r और i की वैल्यू पुट करके ये μ2 μ1 दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा देना ना। तो पहले साइन हटा दिया, उसके बाद tan हमने लगा दिया। tan हमने क्यों लगाया साइन हटा के? क्योंकि साइन थीटा अगर रखते तो हर ट्राइंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आता, तो इन वाली रेस का तो कोई रोल नहीं है, हमें तो बेसिस चाहिए ना। तो tan थीटा में बेस आ जाएगा और साथ में परपेंडिकुलर भी आ जाएगा, बट परपेंडिकुलर की कोई टेंशन नहीं है, mn आएगा परपेंडिकुलर जो कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बता रहा हूं मैं, अगर मैं tan गामा की वैल्यू पुट करता हूं तो tan गामा है mn अपॉन nc, tan गामा है mn अपॉन nc माइनस μ2 इंटू tan बीटा है mn अपॉन ni, mn अपॉन ni इक्वल टू μ1 इंटू tan अल्फा mn अपॉन on प्लस μ1 इंटू tan गामा mn अपॉन nc। तो अगर ऊपर से mn हम काट दें, और दूसरी बात यह है कि अगर हम ऐसा मान लें कि ये जो P और N है ये बहुत पास हैं। देखो अगर ये बहुत ज्यादा कर्व्ड हुआ ऐसे, तब तो ये P और N बहुत दूर हो जाएंगे, बट मान लो ये बहुत ज्यादा कर्व्ड नहीं है, बिल्कुल ऐसे बहुत कम कर्व्ड है, तो P और N बहुत पास हो जाएंगे, तो हम N की जगह P लिख सकते हैं। तो mn ऊपर से काट दें और नीचे N है जहां पे वहां P लिख दें, सो वी विल गेट μ2 बाय PC माइनस μ2 बाय PI इक्वल टू μ1 बाय OP प्लस μ1 बाय PC। और अब डाल दो इनकी वैल्यू विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपको बताए हुए हैं, जैसे ये पोल है तो पोल से इस तरफ वाले डिस्टेंसेस राइट साइड वाले आपको लेने हैं पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड की तरफ जो मेजर होंगे वो लेने हैं नेगेटिव। बिल्कुल इसको आप ओरिजिन की तरह ट्रीट करो, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गए, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गए, सिंपल। कन्वेंशन तो ये है कि लाइट की डायरेक्शन में जो डिस्टेंसेस लेते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में जो लेते हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो ये लाइट की डायरेक्शन में अगर हम लेंगे पॉजिटिव और अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे नेगेटिव, तो बिल्कुल वही फंडा हो गया ना कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो आप इसको ओरिजिन मान लो, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, और इन सब वैल्यूज के आप पुट कर दो सिंबल्स। PC इस तरफ PC की वैल्यू है R माइनस μ2 बाय PI इज इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव V इक्वल टू μ1 बाय OP ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस U प्लस μ1 बाय PC इज R। बस ये हमारा फाइनल फॉर्मूला डिराइव हो चुका है। इसको इधर ले आओ, μ2 माइनस μ1 बाय R इक्वल टू, ये इधर ले जाओ, μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U। ठीक, समझ में आई बात? ओके, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो इन पांचों वेरिएबल्स के बीच में हम रिजल्ट डिराइव कर रहे थे, ये वो रिजल्ट है। ये हमें याद रखना है, बट इसको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि अगर मैं μ2 बाय V माइनस μ1 बाय U इधर लिख लूं और μ2 माइनस μ1 बाय R इधर लिख लूं, तो इस रिजल्ट को लर्न करना थोड़ा आसान हो जाता है। इस रिजल्ट को लर्न करना आसान कैसे हो जाता है? दोनों तरफ ऊपर μ2 माइनस μ1 है, दोनों तरफ ऊपर μ2 माइनस μ1 है, और नीचे आपको, अब आपको ये तो याद रहेगा ये किन पांच वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन है। तो ऊपर दोनों तरफ μ2 माइनस μ1 है, और नीचे जो वेरिएबल्स हैं U, V और R वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के उल्टे ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के उल्टे ऑर्डर मतलब कि रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। देखो U, V, R है ना, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे तो R पहले आएगा, फिर U आएगा, फिर V आएगा। इसमें उल्टा हो रहा है, V पहले है, फिर U है, फिर R। उल्टे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नीचे चला दो, और ऊपर μ2 माइनस μ1 ही है दोनों तरफ। बस ये याद रखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे
पूरे के नीचे आर है, यहाँ पे इसके नीचे वी है, इसके नीचे यू है, बट वो बहुत आसान है याद रखना। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट है। ये स्फेरिकल सरफेस पे जब भी किसी भी तरह के स्फेरिकल सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन होगा तो ये रिलेशन रहेगा सारे वेरिएबल्स के बीच में। और ये फॉर्मूला आपको तब लगाना है जब लाइट ट्रेवल कर रही है, कैसे कैसे जा रही है, देखो रेयरर टू डेंसर है ना, रेयरर टू डेंसर के लिए ये फॉर्मूला है, रेयरर टू डेंसर के लिए। और अगर ये मीडियम डेंसर होता, ये रेयरर होता, तो फॉर्मूला आता क्या, सेम यही फॉर्मूला है, जहां 2 है वहां 1 लगा दो, जहां 1 है वहां 2 लगा दो। सो इट बिकम्स μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय r। सेम, ठीक है, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय u, μ1 माइनस μ2 बाय r, जहां 1 है वहां 2 लगा दिया, जहां 2 है वहां 1 लगा दिया। तो कैसा भी स्फेरिकल सरफेस हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, इमेज रियल बने, वर्चुअल बने, उन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। अगर लाइट ट्रेवल कर रही है रेयरर टू डेंसर तो ये रिजल्ट, और डेंसर टू रेयरर तो ये रिजल्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल न्यूमेरिकल देखो जरा इस पे। मान लो ये दिया है कि ये एक स्फेरिकल सरफेस है ग्लास का, और इस स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, और ये रखा है एयर में, तो μ1 हो गया 1, और बोला है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मान लो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहां से कितनी दूरी पे, यहां से रखा है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। तो बोल रहा है कि बताओ इसकी इमेज कहां बनेगी। ठीक है, ये जैसे नॉर्मल आपने 10th में लेंस फॉर्मूला पढ़ा है 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/r, तो यहां पर ये आपको एक और रिलेशन बता दिया गया है, बिल्कुल उसी तरह के न्यूमेरिकल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसको करने में। ठीक, वैल्यूज पुट कर दो बस, 1/μ1 बाय v, ये कैसे हो रहा है, रेयरर टू डेंसर जा रही है ना लाइट, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, μ2 बाय v जो हमने निकालना है माइनस μ1 बाय u, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरफ, इसको आपने लेना है नेगेटिव, तो -30 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r, r कॉन्वेक्स सरफेस का r इस तरफ, तो आपने इसको लेना है पॉजिटिव, खत्म। सो 1/5 बाय v प्लस 1/30 इक्वल टू 0.5 बाय 20, 1.5 बाय v इक्वल टू, इसको उधर ले जाओ, 0.5 बाय 20 हो जाएगा 5/200, यानी 1/40 माइनस 1/30, 40 और 30 का एलसीएम आ गया 120, यहां पे बचेगा 3, यहां पे बचेगा 4, और 1.5 v, सो 1/v इज -1 बाय 120 इंटू 1.5 नीचे डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा मेरा 15/10, एक ये 0 कट गई, 12 इंटू 15 180, v इज -180 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है कि इमेज इस तरफ बनेगी, तो ये कैसा डायग्राम है, यहाँ पे तो इमेज इस तरफ बनी है, तो कैसा डायग्राम है, जैसे इसी डायग्राम में मैं दिखाता हूँ आपको, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, है ना, तो ये इस तरफ बन रही है ना, तो क्या होगा कि ये जो रे ऐसे जा रही है, ये रे बहुत ज़्यादा बेंड नहीं हुई होगी, थोड़ी सी बेंड हुई होगी ऐसे, तो यहाँ से जो बंदा देख रहा है इसको लगेगा ये रे आ रही है यहाँ से, तो वर्चुअल इमेज यहाँ पे इसको दिखाई देगी कितने डिस्टेंस पर, 180 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर इस तरफ। ठीक, तो देखो डायग्राम आप पहले प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डायग्राम आपका तभी बनेगा जब आप फाइनल रिजल्ट निकालोगे, आपको V का साइन मिलेगा, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली में इसने रे को कितना बेंड किया है, थोड़ा सा बेंड किया है या बहुत ज्यादा बेंड किया है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये तो था आपका कॉन्वेक्स सरफेस का। अगर आपको कॉनकेव सरफेस पे आएगा क्वेश्चन,
तो भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है, कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं लगाना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि कॉनकेव सरफेस का आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर जो लेना है वो नेगेटिव लेना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये ऐसे रहेगा ना कॉनकेव सरफेस, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो दिया रहेगा क्वेश्चन में वो आपको नेगेटिव लेना है। अगर यही क्वेश्चन सेम मैं बना दूं तो आप ऐसे पुट करोगे यहां पे, और यहां -20 रहेगा, यहां पे माइनस रहेगा, यहां पे माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से समझ में आई बात आपको। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि दो सरफेस पे हमको फॉर्मूला लगाना पड़ सकता है। जैसे अगर ये पूरा स्फीयर हो, बताता हूं मैं, जैसे मान लो यहां पर हमारे पास एक कंप्लीट स्फीयर है, ये ग्लास का, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पे ऑब्जेक्ट रखा है मान लो 80 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है हमको, मान लो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ग्लास का स्फीयर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है 1.5, और सराउंडिंग मीडियम एयर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। अब हमको निकालना है कि फाइनल इमेज कहां पर बनेगी। तो सबसे पहले ऐसा हो सकता है ना, देखो लाइट इसमें एक बार एंटर करे और ये हो सकता है इधर बेंड करे तो दोबारा यहां पे रिफ्रैक्शन होगा। मान लेते हैं कि ये ऐसे गई और फिर यहां से ऐसे आई, तो फाइनल इमेज यहां बनेगी, जो कि कहां बनती, जो यहां बनती। अगर दूसरा सरफेस ना होता तो फाइनल इमेज यहां बनती। तो पहले वाले सरफेस से जो रिफ्रैक्शन का तुम फॉर्मूला लगाओगे वो तो तुम्हें देगा ये, वो तो तुम्हें देगा ये वैल्यू, है ना, उसके लिए तो v यही है। पर हमारी फाइनल इमेज तो यहां पे बन रही है, तो हमें दूसरे वाले सरफेस के लिए दोबारा से डेंसर टू रेयर रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें ऐसा भी हो सकता था, ये तो मैंने ज्यादा बेंड कर दी है ना, हो सकता है कम बेंड होती है। अगर ये कम बेंड होती तो ये इतना बेंड होती, उस केस में ये यहां पे दोबारा बेंड होती थोड़ा कम, तो यहां से जो देखता उसको ये रे यहां से आती हुई दिखाई देती, तो उसके लिए इमेज कहीं बनती। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गई है तो इमेज उसके लिए इन्फिनिट भी बनेगी, और अगर ये वाला सरफेस ना होता तो यहां से कोई देखता तो उसे ये रे यहां से आती हुई दिखाई देती। मतलब कहने का ये है कि जब इस तरीके का कुछ दे रखा हो, जब दूसरा सरफेस भी तुमको दे रखा हो, अभी तुम इस सब में मत जाओ अगर तुम्हें नहीं समझ में आई बात, तो बस इतना समझ लो कि जब दूसरा सरफेस भी दे रखा हो, दो सरफेस यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि जिनके थ्रू रिफ्रैक्शन होगी, तो अगर दूसरा सरफेस भी दे रखा हो तो हमें दो बार फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। पहले वाले सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर, दूसरे वाले के लिए क्वेश्चन के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट वाले सरफेस के लिए रेयर टू डेंसर, सेकंड वाले सरफेस के लिए डेंसर टू रेयर, और पहले वाले सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट जो इमेज डिस्टेंस होगा वो सेकंड वाले सरफेस के लिए इमेज डिस्टेंस होगा। तो अभी तो हमें पता नहीं है ये रे इतनी बेंड करेगी या कम बेंड करेगी, तो पहले हम अपना फॉर्मूला लगाएं, μ2 बाय v, v हमें नहीं पता, माइनस μ1 बाय u, u इज -80 इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय r। ठीक है, सेंटीमीटर में ही रख लें सब कुछ। 1/5 माइनस v इक्वल टू 0.5 बाय 20, 5 बाय 20, 1/40 माइनस 1/80, सो इट गिव्स 1.5 v इक्वल टू, एलसीएम आ गया 80, 2 माइनस 1, 1/80, सो 1/v इज 1/80 इंटू 1.5 यानी 15 बाय 10, सो फाइनली v इज 120 सेंटीमीटर। v कहां बनता, v कहां बनता 120 सेंटीमीटर पे, और पॉजिटिव आया मतलब इधर बनेगा, यानी उतनी बेंडिंग हुई है जितनी हमने सोची थी। यहां पे ऐसे करके अगर ये सरफेस ना होता तो ये यहां पे जाती और यहां मीट करती, यहां पे हमारी इमेज बनती। कितनी दूर, 120 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यहां से, यहीं से तो लिए ना हमने सारे फॉर्मूले, सारी वैल्यूज, तो 120 के डिस्टेंस पर। बट यहां पर क्या हुआ,
यहां पर फिर से एक स्फेरिकल सरफेस आया, तो यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करो, ये रहा यहां का नॉर्मल, तो बेंडिंग कैसे होगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो एक्चुअली में ये रे यहां पर मीट करेगी और फाइनल इमेज आई ये होगी, और ये तो आई डैश हो गया है ना, एक्चुअली में ये रे यहां पर मीट करेगी। तो अब हमें दोबारा इस सरफेस के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि लगेगा डेंसर टू रेयर वाला, जो कि होता है μ1 बाय वी माइनस μ2 बाय यू इक्वल टू μ1 माइनस μ2 बाय आर। ठीक, तो ये फाइनल हमको यहां पर देगा कैसे, जो फर्स्ट केस में v आया है वो सेकंड केस में u हो जाएगा, प्लस वो u लेना कहां से है, यहां से, क्योंकि सेकंड केस में जब तुम फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा स्फेरिकल सरफेस ये है, तो पोल ये हो जाएगा। अब ये टोटल 120 है, इसका रेडियस 20 है, तो 20 प्लस 20 इसका डायामीटर होगा 40, तो 120 माइनस 40, इस सरफेस से ये डिस्टेंस होगा 80 सेंटीमीटर, और ये 80 सेंटीमीटर तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया दूसरे वाले पार्ट के लिए। अब फाइनल इमेज डिस्टेंस निकाल लो, μ1 यानी कि सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बाय यू क्या है 80, वो भी इस तरफ यानी पॉजिटिव 80, μ1 माइनस μ2 बाय आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, बट वो इस तरफ हो गया, अब तो वो हो जाएगा -20, तो यहां से तुमको फाइनल v मिलेगा 1/v माइनस 1.5 बाय 80 इक्वल टू माइनस 0.5 बाय -20, सो इट इज 0.5 बाय 20, सो 1/v 0.5 बाय 20 इज 5 बाय 200 प्लस 15 बाय 800, तो एलसीएम आ गया 800, 4 into 5 20 plus 15, so 1/v is this, so v is 800 by 35, 5 से जाएगा 7 5 16, 160 by 7, तो इसको भी काट देते हैं हम, 7 into 2 14, 20 बचा, 7 into 3 अप्रोक्सीमेटली 23 सेंटीमीटर। तो फाइनली ये इमेज यहां पे जो फाइनल इमेज बनेगी वो यहां पर बनेगी 23 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये सिंपल से फंडे आपको दिमाग में रखने हैं, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। एसएल में प्रदीप में आपको इस पे बेस्ड एक्सरसाइज मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लेंस मेकर्स फार्मूला की, इसलिए हमने मेनली ये टॉपिक पढ़ा है क्योंकि लेंस मेकर्स फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस पे बेस्ड है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।